फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे। मैं अंजुम आपको सुना रही हूँ अपने नॉवेल प्यार है या सज़ा की स्टोरी। तो फ्रेंड्स, कहानी बहुत ही इमोशनल दौर से गुजर रही है। सागर की मौत हो चुकी है और सरिता अब अपने घर वापस जा चुकी है। तो जो मेरे नए सुनने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जिसको भी मेरी स्टोरी सुनना है वो पार्ट 1 से शुरू करे, तभी उसको स्टोरी समझ में आ पाएगी। और फ्रेंड्स, इस नावल के बाद मैं अपने अगले नावल इंटरनेट लव की स्टोरी भी आप सबको इसी तरह सुनाने वाली हूँ। तो प्लीज़ नए सुनने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिनको भी नावल पढ़ने का शौक़ है और उन्हें वक्त नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया है कि वो मेरी प्लेलिस्ट ऑन करके मेरी पूरी स्टोरी को आराम से काम करते हुए भी सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ज़्यादा वक्त ना लेते हुए करती हूँ कहानी को शुरू। तो फिर सुनिए। सरिता सुबह सुबह घर पहुंच जाती है। चंपा के पौधे को एक और संभाल कर रख देती है और प्रेमा से लिपटकर खूब रोती है। प्रेमा और सुभाष को रजनी फ़ोन करके बता देती है। प्रेमा उसे समझाती है रजनी को भगवान हौसला दे, और सरिता को इस तरह रोते देखते हुए सुभाष भी उसे बहुत समझाता है और कहता है, बेटा ये होनी अनहोनी तो होती रहती है, अब तुम आराम करो। कल साहिल आने वाला है तुम्हें ले जाने के लिए, उसका फ़ोन आया था, वो जल्दी ही तुम्हें लेने आ जाएगा। सागर की अस्थियाँ लेकर आया था प्रकाश और रजनी। उन्हें देखकर कितना रोई थी। निर्मला और नितिन एक बार फिर बेसहारा हो गए थे। प्रकाश ने दोनों को तसल्ली दी और अब उन्हें अपने साथ रखने का फैसला कर लिया था। रजनी जाने से पहले रामू काका को अस्थियाँ और सरिता की तस्वीर और उसकी निशानियाँ सागर में बहाने के लिए सागर के साथ ही गंगा में बहाने के लिए भिजवा देती है और फिर घर वापस आ जाती है। रामू काका साथ नहीं आना चाहते थे, वो वहीं उसी घर में रहना चाहते थे। रामू काका सागर की अस्थियाँ और सरिता की तस्वीर लेकर चले जाते हैं गंगा में बहाने के लिए। दोनों को एक दूसरे के लिए बनाकर भी भगवान ने उनको कितना दूर कर दिया। एक मौत की गोद में समा गया और दूसरे को जिंदा रहना होगा, उसको दिया वादा निभाने के लिए। भगवान, तूने उनके साथ न्याय नहीं किया। रामू काका का दिल भी बहुत ज़्यादा उदास हो जाया करता था और वो भी कान्हा से शिकायत करते रहते थे। तूने उन्हें फिर से जन्म देना होगा कान्हा, तभी उनका प्रेम पूरा होगा जो अभी अधूरा रह गया। रामू काका गंगा की गहराई में सरिता की तस्वीर और सागर की अस्थियाँ बहा देते हैं और कहते हैं, ये भी अजीब संगम है सागर का गंगा से, सरिता से। सागर अपने अधूरे प्रेम के साथ भी किस तरह पूरा हो गया है। सरिता दिन भर और रात को भी रोती रही, फिर खुद को संभाला और एक फ़ैसला कर लिया, अब तो कुछ नहीं बचा। जाते जाते सागर मुझसे जो वादा ले गया उसे पूरा करना ही होगा। बस पूरे दिल से उसकी कुर्बानी को यूँ बेकार नहीं जाने दूँगी। उसने जो मेरी खुशी के लिए किया उस खुशी को मैं कायम रखूँगी। मैं सागर के प्यार को सज़ा नहीं बनने दूँगी। मुझे पूरा समर्पण करना होगा साहिल के लिए, तभी सागर की रूह खुश हो पाएगी। सरिता तो सागर के साथ सागर की हो चुकी है और गंगा में बह भी चुकी है। अब ये सरिता साहिल की है। सागर, तुम प्यार को एक नई परिभाषा दे गए हो। ये प्यार करने वालों के लिए एक नया ही काम है। हमारे प्यार को सज़ा नहीं, अमरता दी है तुमने। मेरे दिल में कितनी इज्जत और बढ़ गई है तुम्हारी। रजनी भाभी सच्ची कहती हैं, तुम सिर्फ खुशियाँ बांटना ही जानते थे, गम के जहर को अकेले ही पी गए। सरिता हमेशा कान्हा की तस्वीर में सागर को देखा करती थी, वही आँखें गहरी गहरी और वही मुस्कुराहट। तस्वीर उठाकर अपने सीने से लगा लेती और उसे अपने सामान के साथ रख लेती है। तुम मेरे साथ ही चलोगे मेरे और साहिल के संसार में, और मुझे देखते रहोगे हर लम्हा। और सरिता को साहिल लेने आ जाता है। आज साहिल उसे लेने आने वाला है। प्रेमा सुबह से ही रसोई में पकवान बनाने में लगी है। सरिता भी फ्रेश होकर आ जाती है। प्रेमा बहुत खुश है। सरिता से कहती है, ज़रा अच्छे से तैयार हो जा, तुझे उदास देखेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। रजनी को लेकर दुख तो हमें भी है बेटा, लेकिन देखो मन को संभालना ही होगा और बोझ बांटने से ही कम होता है। अब तुम्हें सब कुछ भूलकर सिर्फ साहिल का ख्याल रखना चाहिए। पति पत्नी के रिश्ते में प्यार और विश्वास की बहुत ज़रूरत होती है। मैंने देखा है साहिल बहुत चाहता है तुम्हें।
बस उसकी चाहत की कद्र करना मेरी बच्ची। सच्ची चाहतें नसीबों से ही मिला करती हैं। मुझे लगता है यूँ अचानक शादी होने से तू कुछ परेशान सी है, लेकिन साहिल तुझे नसीबों से मिला है, उसका सम्मान ही तेरा जीवन है। सच्ची लगन और पूरे समर्पण से तुम्हारे जीवन की बगिया महकने लगेगी सरिता, प्रेमा ने बहुत ही गहराई से कहा था। वो कहीं न कहीं ये समझ रही थी कि सागर से सरिता का जुड़ाव यूं ही नहीं था, लेकिन उसने जो बातें ख़त्म हो चुकी थी उन्हें उकेरना अच्छा नहीं समझा और सरिता से उस बारे में कुछ भी बात नहीं की। सरिता प्रेमा की बातें बहुत ही ध्यान से सुन रही थी, किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं देगी, उसने सोचा और कमरे में आकर पीले कलर की साड़ी पहनी। साहिल को पीले रंग पसंद है, इसीलिए मांग में सिंदूर डाला और बालों को जानबूझकर खुला छोड़ दिया। साहिल को फ़ोन लगाती है, कैसे हैं आप, यहाँ कब तक पहुँचने वाले हैं? माँ तो कई बार पूछ चुकी है, बाबा भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। साहिल बोला, और तुम्हें मेरा इंतज़ार नहीं है क्या सरिता? सरिता बोली, मैं भी आपका इंतज़ार कर रही हूँ, बस शाम को हाजिर हो जाएंगे। वैसे मैं 2 दिन पहले ही आ रहा हूँ। सरिता बोली, ओके, जल्दी से आ जाइए। साहिल खुश हो गया था। पहली बार उसने सरिता की आवाज़ में कुछ अपनापन महसूस किया था। सरिता डूबता सूरज देखने बाहर चंपा के नीचे आकर बैठ जाती है। तभी माधुरी भी आ जाती है, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, पीली साड़ी। सरिता पर डूबते सूरज की किरणें पड़ रही थीं और सरिता पूरे सोने सी दमक रही थी। उसका रूप सोने सा दमक रहा था। माधुरी पास आ जाती है, लेकिन सरिता उससे बेखबर बस डूबते सूरज को ही देखती रहती है। माधुरी धीरे से उसकी आंखों पर अपना हाथ रख देती है। सरिता हाथों से उसके हाथ को हटाती है। अरे माधुरी, तू कब आई? मुझे तो पता ही नहीं चला। भाई, अब हम आपको क्यों याद रहने लगे? सामने हैं तब भी नज़र नहीं आए। जीजू के प्यार में इतना भी ना खो जाओ कि बचपन के दोस्त भी याद ना रहें। यार, ये तो नाइंसाफ़ी होगी हमारे साथ। सरिता बोली, ऐसा ना कह, नाइंसाफ़ी वो भी तेरे साथ? वो तो मैं डूबते सूरज को देखने में तुझे नहीं देख पाई। तू तो जानती है मुझे ये शुरू से कितना पसंद है। अरे यार, मैं जानती हूँ, मजाक कर रही थी। अब बताएगी कब आ रहे हैं जीजू तुझे लेने? सरिता बोली, आज ही, अभी रात तक आ जाएंगे। माधुरी बोली, तू खुश तो है ना सरू? माधुरी, हाँ माधुरी, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तू बता, कब कर रही है शादी? माधुरी बोली, सरिता, रजनी भाभी के भाई सागर की खबर सुनकर मुझे बहुत शौक़ लगा। कितना अच्छा था ना, और तेरी तो दोस्ती भी हो गई थी। कहकर माधुरी सरिता की आंखों में कुछ देखने लगती है, लेकिन सरिता अपने भाव पे कंट्रोल कर लेती है और कहती है, हाँ माधुरी, रजनी भाभी के लिए मुझे भी बेहद दुख है। कितने अच्छे थे सागर जी, कितने दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है उन पर। पहले उनके मम्मी पापा और अब सागर जी भी इस दुनिया से चले गए। अब वो दोनों छोटे बहन भाई को अपने साथ ही ले आई हैं। माधुरी बोली, हाँ सरिता, ये भगवान भी पता नहीं क्या अनहोनी करता रहता है। मुझे तो बहुत दुख हुआ। मैं अभी जा नहीं पाई हूँ, सोच रही हूँ उनसे मिलने जाऊँगी, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है। मैं सोच रही थी तुझे लेकर जाऊँगी, लेकिन आप तो जाने वाली हो क्योंकि जीजू आ रहे हैं। माधुरी बोली, और एक बात और सुन, बस अगले महीने मेरा महिला आश्रम का उद्घाटन होगा, फिर प्रेम और मैं मंदिर में शादी कर लेंगे। मेरी माँ भी बहुत खुश है। मेरे जीवन में भी इस तरह खुशियाँ आएंगी, मैंने कभी सोचा नहीं था सरिता। जैसे जीवन का सपना मैं देखने से डरती थी, वही जीवन मेरा इंतज़ार कर रहा है। सरिता, मैं भी प्रेम को चाहने लगी हूँ। उसने मुझे जीवन का सही अर्थ समझाया है। चाहत तन नहीं, आत्मा देखती है। उसने मेरी सोच बदल कर रख दी है। प्रेम सचमुच ही नेक दिल और अच्छी सोच वाला इंसान है। सरिता के दिमाग में फिर सागर की बातें कौंध गई थी। वो भी तो प्यार को अमर कर गया था। फिर उसने खुद को संभाल कर कहा, मुबारक हो माधुरी, नई ज़िंदगी तुम्हें बुला रही है। मैं भी खुश हूँ तेरे लिए बहुत। तेरी ज़िंदगी भी मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन तेरे सेठ का क्या? उसने कोई रोक टोक तो नहीं किया? वो तुझे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता है? सरिता ने माधुरी से पूछा। माधुरी ने जवाब दिया, वो रोक टोक कैसे कर सकता है? अपनी बदनामी से डरता जो है। उसे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है सरिता, खामोश रहना उसकी मजबूरी है। वैसे वो नहीं चाहता हमारे बीच की बात कभी भी बाई जी को पता चले। जब मैंने बताया तो वह बहुत दुखी तो हो रहा था, लेकिन मैंने कहा था सेठ बुरा आदमी नहीं है। बड़ी भली बात कही उसने। वह बोला, माधुरी, तुम भी एक इज्जत की ज़िंदगी जीने की हकदार हो। कहीं न कहीं मैंने तुम्हारा शोषण ही किया है और मैं तुम्हारा शोषण ही कर रहा था। प्रेम तुम्हारे भविष्य को संवार देगा।
उससे तुम्हारा परिवार पूरा होगा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारे जाने का मुझे दुख तो रहेगा, लेकिन मैं खुश हूँ तुम्हारे भविष्य को लेकर। इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम बनकर सही गलत का फ़र्क खो देता है, लेकिन प्रेम की सोच ने मुझे अपनी गलती का एहसास कराया है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तुम मेरी लाइफ में आकर मुझे बहुत खुशियाँ दी हैं। मैं भी दुआ करूँगा कि तुम हमेशा खुश रहो। अब तुम मेरी तरफ से बिल्कुल आज़ाद हो। तुम बेफिक्र रहना, मेरी तरफ से तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। सरिता ने कहा, वाह यार, ये तो बहुत अच्छी बात है, तेरा सेठ इतनी जल्दी रास्ते पर आ गया। माधुरी बोली, वक्त के साथ इंसान भी बदलता है सरिता, और मैंने देखा है ये। सरिता खुश होकर बोली, उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है माधुरी, तू हमेशा खुश रहेगी। माधुरी बोली, ठीक है, अब मैं चलती हूँ, हो सका तो सुबह आऊँगी। माधुरी चली जाती है। थोड़ी देर बाद साहिल की कार आकर रुकती है। साहिल कार से उतरता है। सरिता को यूँ बाहर देखकर बहुत खुश हो जाता है।